गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। कल जिस प्रकार से मीटिंग रही टाइम इवैल्यूएशन पे, उसी का सेकंड पार्ट है ये, जो कि एमएलपी के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार से एमएलपी जो है वो हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मनोज सर का वेलकम करूंगा, वो आए और हमें इस मीटिंग का एक ब्रीफ दें, ताकि उसके बाद फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। श्री मनोज कौशिक जी। थैंक यू कुलदीप जी। आप सभी को नमस्कार। और आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं अपनी उस जो दीक्षा रिलेटेड तैयारियां हैं स्टेट की, उसके साथ वो सारा मटेरियल, वो सारी गाइडलाइंस जो नेशनल लेवल पर शेयर की गई है, वो सभी आपके साथ आज डिटेल में शेयर की जाएंगी। और मैं आपको याद दिला दूं कि फ्राइडे की जो हमारी मीटिंग थी, उसी मीटिंग लेटर में हमने इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी आपको दी थी, जिसमें हमने बताया था कि हम लगभग 3 हिस्सों में आपसे मिल रहे हैं इसी ओरिएंटेशन में। जिसमें सबसे पहला मैं रिकैप करा देता हूं आपको, और इस तीनों ओरिएंटेशन की जानकारी जो है, जो जो हमारे साथी जो है उससे जुड़ नहीं पाए थे किसी भी कारणवश, तो ध्यान दें इस बात के लिए कि हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपको? दलबीर जी, आवाज़ आपके पास नहीं आ रही? बाकी लोग सुन रहे हैं? सर आवाज प्रॉपर आ रही है सर आपकी? ठीक आ रही है, फाइन, थैंक यू। ठीक है। सो जो फ्राइडे की मीटिंग का लेटर आप सबको ऑफिशियली डायरेक्टर एससीईआरटी की तरफ से भेज दिया गया था, उसमें हमने 3 बातों का जिक्र किया था, और वो इस तरह से है। सबसे पहला था कि डाइट जो है, जो भी मंथली लेवल के ऊपर ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उस मंथली रिपोर्ट में, स्पेशली मैं ईटी विंग की बात कर रहा हूँ, उस मंथली रिपोर्ट में जो भी एक्टिविटीज वो अब तक बताते आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, और तीसरी रिपोर्ट दिसंबर में आई है उनकी, उसके ऊपर हमने सीरियसली, हमारे पास यहाँ की टीम, एससीईआरटी की टीम ईटी विंग में, उनकी हेल्प से हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को आपके साथ जो है हम लगातार शेयर भी कर रहे हैं। पहली 2 रिपोर्ट आपको शेयर की है, दिसंबर की भी रिपोर्ट जो है वो हमने उस दिन आपको दिखा दी थी, जिसमें इम्फेसिस हम इस बात पे है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो अब फॉर्मल मैनर में ना होके उसकी क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है वो करनी जरूरी है। हम काम कम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी काम करें वो विद फैक्ट, विद प्रूफ, और उसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए स्कूल लेवल पे। सो वो हमारी पहली मीटिंग का एजेंडा था, और उस मीटिंग से संबंधित जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है, या आज की ओरिएंटेशन के बाद, तीनों डिटेल में आपके पास पहुंच जाएंगे। दूसरा जो पार्ट था वो हमने मंडे के लिए शेड्यूल किया था एज पर लेटर, लेकिन मंडे को क्योंकि फेस टू फेस मीटिंग एससीईआरटी में हुई थी एफएलएस से संबंधित, तो हमने उसको ट्यूसडे को पोस्टपोन किया था। और कल हमने उस वाले पार्ट में आपसे बात की है विद्या अमृत महोत्सव की इवेल्युएशन प्रोसेस के बारे में। वो मीटिंग इस लिहाज से बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट थी आप सभी के लिए, क्योंकि डाइट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विद्या अमृत महोत्सव की ज्यूरी कमेटी है। वो जितने भी इनोवेटिव पैडागोजी के वीडियोस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिसीव हुए हैं, उसका रिकॉर्ड हमने एससीईआरटी की तरफ से आपको अवेलेबल करा दिया है एक एक्सेल सीट के माध्यम से, और उसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की एंट्रीज दिखाई देंगी। उस एंट्रीज को एक क्राइटेरिया जिसको डिटेल में कल समझा दिया गया था, उस क्राइटेरिया के तहत आपकी कमेटी जो है, आपकी जूरी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो उसको इवेल्युएट करेगी, और उसके बाद उसे 31 जनवरी से पहले पहले सबमिट करेगी। हमारा जो आज एमओएम का लेटर जाएगा, हम ट्राई करेंगे कि आज जरूर चला जाए, उसमें इस गाइड डेडलाइन का जिक्र भी होगा, और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम ब्रीफ में उस लेटर में दे सकते हैं वो भी देने का प्रयास। तीसरा पार्ट जो है वो आज है। तीसरा पार्ट क्या था कि जैसा आप सब जानते हैं, डाइट्स जो हैं उनको टाइम टू टाइम जो है वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए
डाइट के स्टाफ की, और साथ साथ डाइट एज अ होल जो संस्था बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वो MHRD के नॉर्म के हिसाब से बनी हुई है। इसलिए टाइम टू टाइम MHRD की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, NCERT की तरफ से ऐसे प्रयास होते रहते हैं कि वो सभी स्टेप्स स्टेट्स उठाएं जिससे कि डाइट्स जो है वो स्ट्रेंथन हो। अब डाइट्स स्ट्रेंथन जो है वो किस तरह से हो सकती है? डाइट के जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से डाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एकेडमिक अथॉरिटी है। जैसे स्टेट लेवल के ऊपर SCRT है, वैसे ही SCRT को रिप्रेजेंट करती हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल एकेडमिक अथॉरिटी जो है वो डाइट्स है। गाइड्स जो है वो एकेडमिक एक्टिविटीज का सेंटर है। गाइड्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सभी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के ओवरऑल एकेडमिक ओनर्स भी हैं, और उनको मेंटरिंग और मॉनिटरिंग के थ्रू जो है अपने जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके इम्पैक्ट को भी स्टडी करना होता है, और टीचर्स और स्कूल्स की हैंड्स होल्डिंग भी करनी होती है। तो अभी रिसेंटली दो बड़े इम्पोर्टेंट जो है प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। लकीली हरियाणा के अंदर भी साथ साथ शुरू हो गया है, इसलिए मैं दो कह रहा हूँ इसको। अदरवाइज नेशनल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डाइट का एम्पावरमेंट प्लान बनाया, और उस डाइट का एम्पावरमेंट प्लान, डाइट के सशक्तिकरण का की जो ये योजना है, ये सभी स्टेट्स के साथ में शेयर की गई है। और दूसरा प्लान जो आप सब जानते हैं कि डाइट्स की स्ट्रेंथनिंग का काम हमारे स्टेट में भी चल रहा है। सो हमारे लिए दोहरा फायदा है कि हम इस दोनों प्रोग्राम्स में जो गवर्निंग एजेंसीज हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरफ जो स्टेट की स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर SCRT, और जो नेशनल लेवल पे स्ट्रेंथनिंग का प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर NCERT। इसके जो लेटर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं और जो ओरिएंटेशंस हैं, उन्हें हमें मिस नहीं करना है किसी न किसी तौर पे। स्टाफ की कमी सबको पता है इस बात की, लेकिन हम किसी न किसी पर्सन को, फैकल्टी को, ऑफिसर को जरूर डेप्यूट करके इन मीटिंग्स को और इंश्योर करें कि ये अटेंड हो, और इसकी गाइडलाइन जो है वो किसी न किसी एक फैकल्टी मेंबर के पास जरूर नोट हो, दर्ज हो, और उसके ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेवारी जो है वो डाइट प्रिंसिपल की है। ये जो लेटर है, मैं एक बार क्विकली एक स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि आज की जो ओरिएंटेशन है उसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आता है। फाइन, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो? स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। इसमें आप वो लेटर देख पा रहे हो जो NCERT ने सभी डाइट्स को भेजा है। विजिबल है ना ये लेटर? 10 दिसंबर का ये लेटर है जो नेशनल लेवल के ऊपर NCERT की ओर से सभी डाइट्स को, यानी कि देश की सभी डाइट्स को भेजा गया है। और इसमें बात की गई है एक SOP की, जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, ये रिलीज ऑफ SOP फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल डाइट्स। और इसके ऊपर एक मीटिंग NCERT ने 12 जनवरी को की थी, 11:30 12:30 के बीच में, जिसमें कि ये सारी गाइडलाइंस और डिटेल डाइट्स को डायरेक्टली बताई गई थी। हमने ये मीटिंग का लिंक जो है वो सभी ग्रुप्स में शेयर किया था, और हम आशा करते हैं कि आप मैक्सिमम डाइट फैकल्टी ने इसको अटेंड किया होगा और नोट किया होगा। लेकिन फिर भी सावधानी के लिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी बनती है कि SCERT की तरफ से हम NCERT के उस गाइडलाइन को न केवल आपके पास दोबारा पहुंचाएं, बल्कि ये भी इंश्योर करें कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस और जो ओरिएंटेशन उनके तौर पर दिया गया था उसमें अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो हम उसको री ऑर्गेनाइज करें, और री एश्योर करें कि भाई वो आप तक पहुंच गई है। इसीलिए आज का जो ये प्रोग्राम है, आज हम 2 घंटे के लिए, अगले 2 घंटे के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट जो है डाइट्स की, जो NCERT चाहती है, उस डॉक्यूमेंट के तहत आपको सारी जानकारी देने के लिए फिर दोबारा से आपके सामने। ये लेटर जो है आपको आपकी मेल में अटैचमेंट के तौर पर भेज दिया गया था। इसमें ये कहा गया है कि सभी डाइट्स जो है अपने डिजाइनिंग, प्रोग्राम के डिजाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है उसमें एक एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का पालन करेंगी। ये जो SOPs है इसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हो तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको मिल जाएगा।
ये है SOPs फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इस 9 जनवरी 2023 के डॉक्यूमेंट में डाइट की स्ट्रेंथनिंग के बारे में NCERT की ओर से जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है उसकी बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन है। इस 23 पेज के डॉक्यूमेंट को हम चाहते हैं कि आप में से हर एक कोई जो ET विंग में है स्पेशली, अदरवाइज डाइट की सभी फैकल्टी मेंबर को ये डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। इसे हमने शेयर कर दिया है ग्रुप में भी, और ये मेल के थ्रू भी आपके मेन जो लेटर किया हुआ है उसका अटैचमेंट है ये वाला। सो इसके इसके सारे पेजेस को आपको अच्छी तरह समझना है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, ये जिम्मेवारी हमारी है कि हम ये सारे डॉक्यूमेंट आप तक न केवल मूल रूप से पहुंचाएं, बल्कि ये कोशिश करते रहें लगातार कि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो आप सब समझ पाएं, एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए आपकी टीम के बीच में। सो इसीलिए हमने आज के ओरिएंटेशन में इस पूरी बुकलेट को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके पास हम इसको प्रेजेंट करेंगे। सो ये लेटर के अंदर दूसरा जो लिंक था वो था कि हर डाइट से 2 या 3 मेंबर, 2 मेंबर जो हैं वो कोऑर्डिनेटर की तरह जुड़ेंगे, और 6 मेंबर जो हैं वो अलग अलग रोल के अंदर जुड़ेंगे, जो दीक्षा रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटर कर पाएंगे। ये स्ट्रेंथनिंग का सबसे बड़ा स्टेप यही है कि दीक्षा जो नेशनल प्लेटफॉर्म है उसका जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल जो है अब डाइट के हाथ में होगा। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डाइट न केवल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब वो कंटेंट को अपलोड भी कर सकते हैं, कंटेंट को पब्लिश भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसके बैचेस क्रिएट कर सकते हैं, उसका टारगेट चुन सकते हैं। ये सब कुछ आज की ओरिएंटेशन में आपको डिटेल में बताएंगे। ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है माइक्रो लर्निंग पैकेज MLP, जो बेसिकली गाइड दीक्षा के ऊपर उपलब्ध जो डिजिटल कंटेंट है उस कंटेंट को कस्टमाइज तरीके से पैक करके और एक ऑनलाइन कोर्स के रूप में भेजना, ये माइक्रो लर्निंग पैकेज है। इसके बारे में भी आप आज डिटेल में सीखोगे। और दूसरा पार्ट है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्लान, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, MIP। ये MIP वो इनिशिएटिव है जिसके अंदर की डाइट को जैसे आपने अभी अभी देखा इनोवेटिव पेडागोजीज के वीडियोस अपलोड किए गए स्कूल के द्वारा, तो स्कूल लेवल के ऊपर जितने भी छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्रयास हैं जो स्कूल की में टीचिंग लर्निंग के एनवायरनमेंट को और हमारे इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, ऐसे सारे प्रयासों की को रिकॉर्ड करना, डिजिटली रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना और उसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सबके साथ शेयर करना, ये डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये MIPs जो हैं वो यही आपको सिखाएंगे कि कैसे आप छोटे छोटे अच्छे इनिशिएटिव को आइडेंटिफाई करें और हाईलाइट करें, और उसको डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्कूल का हो, उसको दीक्षा के ऊपर अपलोड करना। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम MIP कहते हैं। जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले पेडागोजिकल वीडियोस अपलोड करने में ये वैम का जो सारा काम था वो इसके अंतर्गत था, बट वो वैम जो है वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस की जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें जितने भी रोल हैं, क्रिएटर, रिव्यूअर, कोर्स मेंटर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम डिजाइनर, रिपोर्ट व्यूअर, ये सब जो हैं ये क्या क्या करने वाले हैं और कितने इनके पास राइट्स होंगे, कैसे आईडीज क्रिएट होंगी, ये सब आप समझ पाओगे इसमें। सो आज जो है वो मुझे लगता है कि अब जो ट्रेनिंग का एजेंडा है वो उसके पॉइंट्स जो हैं उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आप डिटेल में इन चीज़ों को सीख पाए। तो पहला पार्ट जो था जिसमें हम वॉक थ्रू कर रहे थे SOP से, और जो 3 अटैचमेंट है NCERT के लेटर में, अनसाइड लेटर मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन SOP क्या कहती है वो डिटेल में अभी आप सही समझ जाओगे। उसके बाद जो डाइट को 6 रोल दिए जा रहे हैं, उन 6 रोल में उन्हें क्या करना है, और कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो है उसे आपको मिस नहीं करना है, आपसे नोट करते चलेंगे। डाइट और दीक्षा के ऊपर अपने प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट नया और कोर्सेज नए क्रिएट करने के बजाय क्यूरेट भी किए जा सकते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा। NGOs जो लोकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल हैं या स्टेट लेवल पे अवेलेबल हैं, उनको हम कैसे अपने प्रोग्राम के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं, और जो दीक्षा का वर्क स्पेस है उस पर काम करने का तरीका क्विकली आपको एक बार फिर से रिकैप के तौर पे
सिखा दिया जाएगा। दीक्षा का हेल्प सेंटर कैसे काम करता है, और जो MLPs हैं जो हम इस बार प्रायोरिटी में सिर्फ 10th और 12th क्लास के लिए कर रहे हैं खुद चुने हुए सब्जेक्ट्स में, वो कैसे डाइट खुद अपना क्रिएट कर सकती। सो फाइन, मुझे लगता है कि ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था जो आज हम कवर करने वाले हैं और जो प्रोग्राम हम लगातार आपके साथ करना चाह रहे हैं। थैंक यू। हमें स्टार्टिंग में मनोज सर ने कॉन्टेक्स्ट सेट किया डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट के लिए। उन्होंने शेयर किया एनसीईआरटी का गाइडलाइन जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंडेटरी है। अपने हर डाइट अपने डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करे दीक्षा के थ्रू। इसी मीटिंग को आगे ले जाते हुए मैं कुछ आपके साथ जो सेक्शंस रिमेनिंग है उनके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है चाहे आप MLP क्रिएट करना चाहें, चाहे आप असेसमेंट क्रिएट करना चाहें, दीक्षा पे कुछ भी आप अपने लेवल पे करना चाहें, उसके लिए आप हर डिस्ट्रिक्ट में अम्बाला में आपने ये 3 जेनेरिक आईडीज हमारे साथ शेयर की थी। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे सामने अम्बाला की आईडी है, तो hrdiet.ambala@creator@gmail.com। इस आईडी के सामने आपको आपने अपना कंटेंट क्रिएटर, रिव्यूअर और मेंटोर रोल मैप किया था। साथ ही हमने तीनों आईडीज में रिपोर्ट व्यूअर का रोल और फर्स्ट आईडी में प्रोग्राम डिजाइनर और सेकंड आईडी में प्रोग्राम मैनेजर का रोल ऐड कर दिया। मतलब इन 3 आईडीज के पास ये 6 एक्सेस है दीक्षा की। मतलब क्रिएटर के साथ साथ आप अपना डैशबोर्ड रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेक होल्डर, मतलब मान लीजिए आपने कोर्स टीचर के लिए बनाए, पेरेंट के लिए बनाए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाए या स्टूडेंट के लिए बनाए, आप उस लास्ट लेवल यूजर का डेटा ट्रैक कर सकते हैं कि वो आपका कोर्स कितना कर पा रहे हैं या फिर क्या इम्प्रूवमेंट है। तो आपको फर्स्ट स्टेप कुछ आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पर अपना दीक्षा प्रोफाइल, दीक्षा का पोर्टल ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे एक्सप्लोर पे जाकर जैसे अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से सौरभ ने लॉगिन किया था, आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन आप किससे करेंगे? तीनों जो ये जेनेरिक आईडी हैं यहाँ पर आप अपनी आईडी डालेंगे, लेकिन आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस विजिबल है मैम स्क्रीन। ओके, तो आपके पास ये तीनों आईडीज लेकर, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर HR अम्बाला की आईडी ले लूं और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करती हूँ। तो इनफैक्ट बिना कॉपी करे भी आप फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे तो फॉरगेट पासवर्ड पे इसी आईडी पे आपको OTP आएगा। तो यहाँ पर पहले मैं अपनी आईडी डाल रही हूँ और मैं यहाँ पर अपना नाम ला देती हूँ डाइट अम्बाला। तो डाइट अम्बाला के Gmail अकाउंट पे मैं इस पे टिक करके गेट OTP आ जाएगा आपके पास। आपको ये OTP सबमिट करना होगा। तो अभी मेरे पास क्योंकि इनकी आईडी और पासवर्ड नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर OTP सबमिट करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं एज लीड, या मतलब जैसे आपसे पूछेगा कि आप टीचर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टूडेंट है या कैसे क्या है, तो उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर की कैटेगरी सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। तो इस शीट को भी कल आपके साथ मेल पे शेयर कर दिया गया था, अदरवाइज आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं अपनी अगर आईडी का Gmail आईडी अगर आपको चाहिए हो। सेकेंड स्टेप ये है कि आपके पास यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक SOP, एक डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट का जो लेटर में NCERT के लेटर में फोल्डर है, और एक ये गूगल फॉर्म। यहाँ पे गूगल फॉर्म NCERT आपसे चाहता है कि आपने अपने POCs डाइट के लेवल पे आइडेंटिफाई कर लिया है नहीं, और अगर नहीं करे तो आप कर लीजिए, और कर लिए गए हैं तो उनके नेम्स शेयर कर दीजिए। तो आपको सिंपल सा ये फॉर्म है जहाँ पे अपना, आई होप ये मोस्टली डाइट्स ने कर ही लिया है, लेकिन जिनका रह गया आप प्लीज ये फॉर्म जो है वो फिल करके सबमिट NCERT को दे दीजिए। SOP ब्रॉड 25 पेजेस का डिटेल डॉक्यूमेंट है। ये थ्रू आउट आप दीक्षा पे जो काम करना चाहेंगे तो आप इसको बार बार रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको हर रोल की क्लैरिटी, प्रोग्राम किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्राइटेरिया, वो जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैं बस जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन में एक्सपेक्ट किया गया है कि डाइट्स जो है इतने अपने 6 रोल्स को पहले एक्टिवेट करें और अपनी प्रोफाइल सेट करें,
और साथ में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट के जो दूसरे एकेडमिक और एजुकेशनल बॉडीज हैं उनका सपोर्ट ले इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डाइट फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अपना कोई स्टूडेंट के लिए कोर्स स्टार्ट करता है, अपना टीचर के लिए स्टार्ट करता है, पेरेंट के लिए करता है या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए करता है, तो वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू स्कूल्स में करवाएं। तो डाइट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई है? क्योंकि डाइट एक एकेडमिक बॉडी है, वो ऑलरेडी स्कूल्स का इतना स्कूल्स के एक्सपीरियंसेस से, उनके चैलेंजेस से इतना एक्सपीरियंस्ड है उनको कि वो प्रोग्राम्स अपने लेवल पे अपनी डिस्ट्रिक्ट की नीड, अपने चैलेंजेस के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं और साथ में इसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की हेल्प ले सकते हैं इन कोर्सेज को स्कूल लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए। सेकेंड सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात करता है प्रोग्राम की अप्रोच। तो आप प्रोग्राम जब बना रहे हैं तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि आप जो एक कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट इसका स्टेप हो लर्न। तो आप जिसके लिए भी कोर्स बना रहे हैं वो इस कोर्स से लर्न करें। तो मान लेते हैं आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने प्रोग्राम का गोल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी टाइमलाइन सेट कर रखी है, जिससे कि आपका टीचर, मान लेते हैं मैं एक डाइट फैकल्टी हूँ और मैं एक टीचर के लिए कोर्स बनाना चाहता हूँ या स्टूडेंट के लिए कोर्स बनाना चाहता हूँ, तो वो उससे फर्स्ट स्टेप है कि वो उससे सीखे। सेकेंड स्टेप है कि वो इम्प्लीमेंट करे। तो मान लेते हैं डाइट ने एक कोर्स बनाया कि पेरेंट टीचर मीटिंग कैसे अच्छी कंडक्ट की जा सकती है या फिर TLM मेला कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो टीचर उसको क्लासरूम में, स्पेस में या कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करे, दैट इज द सेकेंड स्टेप। सिर्फ कोर्स बनाकर छोड़ना ही स्टेप नहीं है। एंड थर्ड इज शेयर करें। शेयर में आइडिया ये कि टीचर अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो हमें कैसा उसका आइडिया लगेगा, उसको वो अपनी प्रैक्टिस, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, अपने इम्प्लीमेंटेशन को कैप्चर करे। और जैसे विद्यामृत महोत्सव में माइक्रो इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया था, जहाँ पे माइक्रो इम्प्रूवमेंट बात करता है छोटे छोटे स्टेप्स में इम्प्रूवमेंट करना। तो जब आप कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उसको डाइट जो है वो उनको, ये हम नेक्स्ट मीटिंग में भी डिटेल में माइक्रो इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी हमने प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है वो उसको उसमें देखा है, लेकिन हमारी जो पूरी अप्रोच होगी उसमें हम डिजिटल वे में स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, उसको क्लासरूम में फिजिकल सेटअप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वापस टीचर या स्टूडेंट उसको डिजिटली कैप्चर कर रहा है, चाहे स्कूल लीडर है और डिजिटल मीन के थ्रू। तो इस तरह से डिजिटल, फिजिकल और फिर डिजिटल अप्रोच आपने DPD मॉडल यूज किया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने कोई कोर्स स्टार्ट किया है और स्कूल में वो फिजिकली आपने टीचर्स की ट्रेनिंग लिया और वो ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है, वो कैप्चर वापस डिजिटल मीडियम के थ्रू होता है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से आपको फिजिकल और डिजिटल दोनों, जो NCERT चाहती है कि वो दोनों तरह से कैपेसिटी बिल्ड हो स्टेक होल्डर्स की, वो इस तरीके से करना है। किस तरीके के प्रोग्राम्स हो सकते हैं उसके एग्जांपल्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन टीचर फेसिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, स्टूडेंट फेसिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, स्टूडेंट लीडर फेसिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम का जो डिजाइन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आप अपना ऑब्जेक्टिव और गोल जो है वो स्टार्टिंग में सेट कर रहे हैं, आप अपना कैलेंडर सेट कर रहे हैं कि इसका प्रोग्राम का गोल जब बन चुका है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका लर्न, इम्प्लीमेंट, शेयर फेज किस तरीके से दिखने वाला है। आप कोर्स खुद से क्रिएट करने वाले हैं, आप कोर्स ऑलरेडी जो कोर्स क्रिएटेड है उनसे रेफरेंस लेना चाह रहे हैं, आप वो क्लियर आउट करेंगे। इसकी एक्टिव आउटरीच, जिस तरीके से इसकी कोर्स की कम्युनिकेशन ग्राउंड तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को भी इसके बारे में आइडिया हो और साथ कोलैबोरेटिवली सब वर्क करे, इसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, कोर्स को लॉन्च करेंगे और फाइनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनको कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट में आप इस प्रोग्राम की ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि कितने लोग ये कोर्स कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मैं आई डोंट वांट कि बहुत ज्यादा मैं ओवरवेलम करूं, मैं सिर्फ अभी ये चाह रही हूँ कि फर्स्ट लेवल पे हम अपना कोर्स स्टार्ट करें, लॉन्च करें दीक्षा पे। और यहाँ पे आपके साथ पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी गोल जो है उसके लिए यहाँ पे SOP में क्लियरली एग्जाम्पल के थ्रू लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट वांट्स टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ 45,000 grade 1, 2 and 3 टीचर्स ऑन बेसिक न्यूमरेसी एंड टीचिंग स्किल्स बाय द एंड ऑफ February 2024। तो इस स्टेटमेंट में आपने अपने गोल में टाइमलाइन कवर करिए, नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स जिन कैपेसिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं आपने वो कवर किया है, आप किस किस ग्रेड के लिए कर रहे हैं आपने वो क्लियर आउट किया है, आपका स्टेक होल्डर कौन होने वाला है वो क्लियर किया है,
और किस चीज के ऊपर कोर्स होने वाला है वो क्लियर किया है। तो ये एसओपी को बार बार मतलब ने सिर्फ रिआइटरेट करने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप इसको गो थ्रू अपने लेवल पे करें और अपने प्लान को आप खुद देखें। यहाँ पर कंटेंट को एनसीईआरटी रेकमेंड करती है कि आप खुद से कोर्स क्रिएट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत टाइम जा सकता है उसमें। इसके लिए आप आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ऑलरेडी जो कोर्सेज क्रिएटेड है दीक्षा पे, चाहे वो हरियाणा स्टेट के हों चाहे वो उत्तर प्रदेश स्टेट के हों, अगर आप एज अ डाइट बॉडी को लगता है कि वो कोर्स रेलेवेंट है और उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए यूजफुल है, तो उसे आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं। आप एनजीओ पार्टनर्स जो आपके पास लोकल ग्राउंड में एनजीओज है, आप उनसे बोल सकते हैं कंटेंट को प्रोवाइड करने में, वही उस कोर्स को ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन में भी मदद करवा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड में कनेक्टेड है। वही उस कोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस टीचर्स से भी कैप्चर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो एनजीओज का सपोर्ट आप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे लेवरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो फोल्डर होगा, यहाँ पर एनसीईआरटी की पीपीटी है जहाँ पर एनसीईआरटी ने दूसरे स्टेट में क्या एग्जांपल्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं उनको कवर किया है। तो देखिए अब हम इस स्टेज में जहाँ पे डाइट्स को अपना पासवर्ड स्टेट चेंज करना है। अभी तक एनसीईआरटी की लिस्ट में हरियाणा जो है वो ग्रीन जोन में नहीं है, लेकिन आई एम श्योर एक बार आप अपनी प्रोफाइल सेट करते हैं और अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं तो हरियाणा भी ग्रीन जोन में होगा। मैं आप यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज दी गई हैं कि किस तरीके के प्रोग्राम, जैसे सौरभ जी ने आपको बताया कि MLPS जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज आप बना सकते हैं, मैथ के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। इस तरीके से ये सारी पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हैं। MLP हार्ड स्पॉट्स पे आपको लगता है कोई कुछ ऐसे चैलेंजिंग एरियाज हैं जहां पर MLP होनी चाहिए, छोटा सा कोर्स होना चाहिए। कुछ ऐसे इश्यूज है जैसे मान लीजिए कुछ इश्यूज पे बच्चे रट्टा ही लगाते हैं कुछ टॉपिक्स पे, या फिर उनको वो नहीं समझता है, या फिर आपको लगता है कुछ टीचर्स हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप कोर्सेज बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में MLP ऑन हार्ड स्पॉट्स, चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट, रिविजन पैक या अर्ली चाइल्डहुड केयर पे आप इनके लिए वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड टीचर के लिए क्या कोर्सेज हो सकते हैं, लर्निंग आउटकम या टॉपिक बेस्ड MLPs हो सकता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे आप MIPs बना सकते हैं। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आप कोर्सेज बना सकते हैं। इसी तरीके से स्कूल लीडर्स। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा कोर्स यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, लेकिन आप मतलब अपने आप को ओपन रख सकते हैं दूसरी पॉसिबिलिटीज के लिए भी। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे देखिए यहाँ पर इसको पर तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पर कॉपी करके, जिस तरीके से यहाँ पर आप अपने डाइट का लोगो, टाइटल का कोर्स, और जिस तरीके से सौरभ जी ने आपको बताया कि आप यहाँ पर ऑडियंस कवर कर सकते हैं, और यहाँ पर डाइट, अपना नाम, एट्रीब्यूशन, आप जिसका कोर्स ले रहे हैं उसको कॉपीराइट इशू आप वही रखिए, लेकिन आप एज अ ऑथर आप इसको अपने उस पे प्रोफाइल पे एज अ क्रिएटर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वापस इस कोर्स पे जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरा कोर्स है, यहाँ पे लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचर कोर्स बनाया गया है। यहाँ पर एक डाइट की फैकल्टी ने खुद ही अपने वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाले हुए हैं टीचर्स के लिए, कि जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक्स में मिसकंसेप्शंस होते हैं, या फिर हम लर्निंग आउटकम को मेजर कैसे कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है क्लासरूम में पूछे जा सकते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज कवर की जा सकती है, फॉलोड बाय अ स्मॉल असेसमेंट। एक छोटी सी असेसमेंट लास्ट में रखी है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो यहाँ पे बहुत एडवांस्ड रिसोर्सेज, कैमरा वगैरह नहीं यूज किया गया है, बेसिक बोर्ड पे लिख कर कंटेंट, जो आप 2 मिनट की वीडियो है ये। तो ये मीटिंग में भी इनफैक्ट कवर किया गया था। ये आपके साथ सैम्पल कोर्सेज हमने, ये जो आपके पास फोल्डर है स्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट फोल्डर, इसमें आपके पास सैम्पल कोर्सेज भी हैं यहाँ पर, ये सारे, जिसको आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। यहाँ पे सारे कोर्स लिंक्स हैं। तो ओवरऑल यही है कि आपके पास एक इस तरीके से SOP शेयर किया गया है, सेकंड आपके पास ये फोल्डर लिंक शेयर किया गया है, एंड थर्ड आपके साथ ये गूगल फॉर्म शेयर किया गया है, एंड एक आपके साथ ये एक्सेल शीट शेयर की गई है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस आपके पास होना बहुत मैंडेटरी है। आपकी डाइट में ET विंग या जो दीक्षा कोऑर्डिनेटर है उनकी दीक्षा के वर्क स्पेस के रिगार्डिंग जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या फिर उनकी मसल्स जो है वो डेवलप होनी चाहिए, ताकि वो खुद से कोर्स बना भी सके, और अगर पार्टनर का वो सपोर्ट ले भी रहे हैं तो उनको आइडिया हो कि किस तरीके से काम हो रहा है। प्रेफरेबली ये रहेगा कि जब आप ये कोर्सेज स्कूल्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं तो आपने टेक्निकल पर्सन ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं स्कूल लेवल पे, ब्लॉक पे, क्लस्टर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो क्वेरीज को सॉल्व कर पाए। और सैम्पल कोर्स मैंने आपको जिस तरीके से एक दिखाया है, इस तरीके से और आपके पास बहुत सारे सैम्पल कोर्सेज हैं जिनको आप लर्न भी कर सकते हैं, उनको आप कॉपी भी कर सकते हैं, और आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज और जो मैं कवर करना चाह रही हूँ वो यहाँ पर हेल्प सेंटर है। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट की और पेशेंस चाहूंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहे। जब आप अपना दीक्षा पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर हेल्प का सेक्शन होता है। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज कोई कंफर्म कर सकता है? यस मैम। जी, तो मैम जब आप हेल्प पे जाते हैं, ये एक सेल्फ हेल्प पोर्टल है दीक्षा पे, जहां पर आपको कैसे कोर्स बनाने हैं, कैसे कोर्स रिव्यू करना है, कैसे कोर्स पब्लिश करना है, बैच कैसे बनाने हैं, सर्टिफिकेट कैसे बनाने हैं, ये आप सब खुद से कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर हेल्प पर गई तो यहाँ पर नीचे एक छोटा सा आइकन है गो टू हेल्प सेंटर। जब मैं गो टू हेल्प सेंटर पे जाती हूँ तब यहाँ पे मैं कोर्स देखती हूँ, या फिर जो भी कोर्सेज के अंडर देखिए, कोर्स क्रिएशन, बैच मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लियरली एक आइडिया लगता है कि किस तरीके से क्या स्टेप्स रहेंगे। तो अगर मैं कोर्स क्रिएशन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर एक वीडियो दी हुई है 1 मिनट की कि कोर्स कैसे बनाना है, या फिर मैं सीधा सर्च पे भी जाती हूँ बैच क्रिएशन, तो मैं यहाँ पर क्रिएट बैच, तो यहाँ पर मैं बैच बनाना सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। तो ये आप जरूर इसको देखिए, एटलीस्ट बेसिक चीजों को, जैसे कोर्स बनाना, रिव्यू कैसे करना है, बैच कैसे बनाते हैं, और असेसमेंट्स कैसे। तो अगर मुझे असेसमेंट बनानी है दीक्षा पे तो मैं इस तरीके से क्रिएट कर सकती हूँ असेसमेंट। तो आप मतलब इस तरीके से आइडिया NCERT यही चाहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड हो और उसको आइडिया हो कि वो किस तरीके से कोर्स बना सकता है, और वो दीक्षा को यूज करे, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये स्कूल्स में यूज करना इम्पोर्टेंट है, और आगे जाके भी इसका यूज काफी होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के डाउट्स के लिए ये सेशन ओपन करना चाहती हूँ। आपके कोई भी डाउट्स हैं और यहाँ पर हम आपके डाउट्स को ले सके तो we'll consider this meeting as successful. ईशा मैडम, वैसे तो क्लियर हो गई हैं चीजें सारी की सारी, लेकिन जैसे जो आज की ट्रेनिंग हुई है इनका कोई यूट्यूब लिंक मिल जाए हमें, ताकि हम उसको। यस सर। सो सर इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हम अपने यूट्यूब पेज पे डाल देंगे 3 सेक्शंस में, और MLP का भी पार्ट, और आपसे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी लिंक्स एक बार वापस हम शेयर कर देंगे। बाकी हम सर अवेलेबल है कॉल पे या फिर वीडियो जूम के थ्रू। तो अगर कोई पर्टिकुलर डाइट आकर वापस जुड़ना चाहता है और समझना चाहता है तो वील ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प।
यहाँ पे सौरभ जी ने आपको जिस तरह से ये कोर्स का बताया था, आपके पास यहाँ पे सारी और भी पॉसिबिलिटीज हैं अपनी तरीके से असेसमेंट्स क्रिएट करने की या कंटेंट अपलोड करने की। तो मैडम मोर थिंग, एक 20 तारीख को भी मीटिंग हुई थी, क्या ये सेम मीटिंग थी मैडम? राइट सर। सो एनसीईआरटी ने ये 8 सितंबर को लेटर निकाला था डाइट्स के लिए, और उसके बाद जनवरी 12 को वापस एनसीईआरटी ने अभी रिसेंटली जो कॉल रखा था, 20 को एससीईआरटी ने अपनी मंथली मीटिंग रखी थी, मनोज सर ने अपनी मंथली मीटिंग रखी थी। जो एससीईआरटी की मीटिंग थी वो अलग थी सर, और उसके मीटिंग मिनट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो सर ने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि 3 लेवल की मीटिंग रही थी, एक एससीईआरटी की अपनी मंथली रिव्यू मीटिंग, सेकंड विद्या अमृत पे मीटिंग, एंड थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट पे जो आज मीटिंग हुई है, वो तीसरी अलग मीटिंग है। यस, एक्चुअली मैडम क्या था कि हम वो 20th वाले मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्रोग्राम में बिजी थे, तो प्लीज उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो शेयर कर दीजिए सर। उस मीटिंग की मीटिंग मिनट्स और पीपीटी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं थी, हाँ। लेकिन हम अपनी कल की विद्या अमृत महोत्सव की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी यूट्यूब पे डाल देंगे, और आज की भी जो एमएलपी की और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट की वीडियो है उसको भी हम यूट्यूब पे डाल देंगे एससीईआरटी के ईटी पेज। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। जी सर। मैम मैं इसकी हायरार्की के बारे में जानना चाहता था कि इसमें जो हमें 3 आईडीज दिए उसमें कौन कौन मेंबर शामिल होंगे, कौन क्रिएटर के ऊपर, उस तरह से थोड़ा हायरार्की पता चल जाती तो बेटर रहता। राइट सर अगेन इट्स एसओपी में आपको यहाँ पर ये हायरार्की भी क्लियर की गई थी। तो यहाँ पर एक सेकेंड। तो सबसे पहले आइडिया ये था कि जो यहाँ पे देखिए कंटेंट क्रिएटर, रिव्यूअर, सबके बारे में बताया हुआ है। एक सेकेंड। यहाँ पे सर ये लिखा हुआ है कि एसओपी को डाइट के साथ शेयर करना एससीईआरटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। डाइट प्रिंसिपल जो है वो दीक्षा कोऑर्डिनेटर अपने डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और एक टेक्निकल एडमिन अपने साथ रखेंगे इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और टेक्निकल एडमिन से रिक्वायरमेंट थी कि वो जेनेरिक आईडीज बनाएं। तो जेनेरिक आईडी किसी के नाम पे नहीं थी, या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ये दीक्षा पे वर्क कर रहे होंगे उनको, जैसे सर ने आगे भी बताया था कि आप सपोर्ट में आगे अपने सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स या फिर टीचर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पर प्रेफरेबली क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं डाइट के उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो आप किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो दीक्षा की फेयर लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी रखता है, और साथ साथ में कंटेंट सोर्स करने का या फिर किस तरीके का कंटेंट जाना चाहिए उसकी अंडरस्टैंडिंग रखता है। मैम मेरा मेरा एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि क्योंकि प्रिंसिपल डाइट्स के साथ अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं है इस रिगार्डिंग, क्योंकि वो अथॉरिटी है मेन, तो अगर उनके साथ एक मीटिंग हो जाती तो वो बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन होता है इस प्रोजेक्ट का मैम। सर आपका पॉइंट वैलिड है और हमने नोट कर लिया है। हम आपकी ये जो डिटेल्स हैं ये प्रिंसिपल सर के साथ भी शेयर कर देंगे, सारे डाइट प्रिंसिपल्स के साथ। और मनोज सर इसमें और ऐड करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे पॉज लेती हूँ। ईशा मैम हेलो। हाँ जी सर बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था, जैसे ये एक क्रिएटर्स की एक लॉगिन आईडी है हमारे पास, अगर मैं 2 टीचर्स को लगाता हूँ तो दोनों को एक ही से खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं दीक्षा की प्लेटफॉर्म को? तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एज अ डाइट दीक्षा कोऑर्डिनेटर आप ये कोर्सेज शेयर करना चाहते हैं, तो आप अगर एक टीचर का सपोर्ट ले रहे हैं टीचर्स के लिए कोर्स बनाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली आप कहीं पे ले, मतलब किस तरीके का कोर्स क्रिएट हो रहा है या नहीं मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हमें दीक्षा की आपने हमें ईमेल आईडी दे दी कि क्रिएटर्स है ये, ठीक है, एक हमारे पास मेल है, उसको हम ओपन कर सकते हैं उससे पासवर्ड आईडी से। तो मैं ये कह रहा था कि मान लो अगर हम 2 कोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं एक साथ, तो हम 2 टीचर्स को या 2 ABRCs को इन दोनों एक ही से खुलवा करके करवा सकते हैं काम दीक्षा के ऊपर? जी सर कर सकते हैं, तभी ये जेनेरिक आईडी दी गई है। दोनों को एक ही से लॉगिन आईडी कराना पड़ेगा, से आईडी से एक जो सेम है। ठीक है मैम, ठीक है, ओके।
हमारे यहाँ पे किसी भी डाइट से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हैं। पासवर्ड रिकवरी तो मेरी से ही अटैच होगी ना, जो अकाउंट पासवर्ड वगैरह ट्रेस करना था। हाँ सर। या मोबाइल पे होगा कि ईमेल पे अटैच है? नहीं सर, आप अपने सिस्टम से कनेक्ट होइए, प्रेफरेबली लैपटॉप से या कंप्यूटर सेटअप से, मोबाइल से नहीं करिए, मतलब बेटर रहेगा आपके लिए भी, मतलब यूजर एक्सपीरियंस। तो आपको जिस तरीके से आइडिया है कि यहाँ पर आप लॉग इन करते हैं तो आपसे ओटीपी मांगेगा। एक्सप्लोर दीक्षा पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं। आप चाहते हैं मैं एक बार प्रोसेस आपको बताऊं? आपका क्वेश्चन? नहीं मैं तो ये पूछ रहा था कि पासवर्ड रिकवरी मेल पे होगी जो अभी क्रिएट किया उस हाँ, पे, या मोबाइल नंबर जो प्रिंसिपल का दिया है उस पे रिकवरी होगी, ये पूछ रहा था। सर आप यहाँ पर दोनों दे सकते हैं, पर हमने जैसे ईमेल आईडीज आप अपनी यूनिफॉर्मिटी के लिए इसको शुरुआत से ही मेल पे ही रखिए, क्योंकि पर्सन अगर कोई रिप्लेस हो जाता है, मोबाइल नंबर कभी होता है नहीं होता है, तो आप इसको बहुत मतलब बहुत मेटिकुलसली आप इसको ट्रैक करिए और अपना मेल जो है, तीनों मेल जो है वो एक्टिव रखिए। अगर आपको कभी एनसीईआरटी से भी कोई मेल आता है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप इसके पासवर्ड और मेल आईडी कहीं नोट करके रख लीजिए। सर आपको ये क्या ये सोल्यूशन है, मतलब हेल्प करता है? क्या आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है? नहीं, वो लॉगिन तो ईमेल से ही दी होगी, तो शायद पासवर्ड रिकवरी कहीं से ही होगी, क्योंकि लॉगिन का आईडी जो क्रिएट किया वो मोबाइल नंबर के हिसाब से तो किया। सर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी होती है ना, तो हम सेपरेटली 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको ओटीपी आ ही जाएगा जीमेल पे। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जिसकी ज्यादा क्वेरीज होंगी ना उसको यही बुला लेंगे सर। ठीक है, जितनी ज्यादा क्वेरीज होगी वो वर्चुअल में सॉल्व नहीं हो रही है, उनको फेस टू फेस बुला लेंगे यहीं पे, यहाँ आराम से बैठ के, और सारे अपने डाउट्स जो है वो दूर कर लेंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में हम एक फेस टू फेस जो है वो मीटिंग कम ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ सीआरटी में, और ये जो तीनों पार्ट हमने कवर किए हैं इसको डिटेल में लेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए, आप जरा ध्यान से सुन लेना इस बात को, जो भी इस समय मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और वो कन्वे करते हैं उन लोगों को भी जो मीटिंग में अभी जुड़े हुए नहीं है। और वो ये है कि इन तीनों ओरिएंटेशन और कम मीटिंग, जो फ्राइडे को हुई, जो ट्यूसडे को हुई और जो आज वेडनेसडे को हुई, इन तीनों को 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन और एक्टिविटी के नाम पे इन तीनों का फॉलोअप आपको दिखाना है अपनी जनवरी की एक्टिविटीज में। और आपको 3 डिफरेंट मीटिंग जो है अपनी टीम के साथ में डाइट लेवल पे ऑर्गेनाइज करनी है। सबसे पहली मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करोगे आप, जिसमें ईटी विंग की मंथली जो रिपोर्टिंग है उसके बेस पे की गई थी, जितने भी पॉइंट्स नोट कराए गए थे उनके ऊपर आप अपनी टीम को जो है वो अवेयर करोगे। क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो वर्चुअल मीटिंग के अंदर जो अटेंड कर रहे होते हैं वो सब लोग अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी और जगह मीटिंग्स भी होती हैं दूसरे मेंबर्स की, जबकि उनको काम साथ मिलकर करना होता है। तो जो आपकी बाकी की टीम है जो बैकग्राउंड में आपके लिए काम कर रही है, चाहे वो डाइट की बाकी की फैकल्टी हो या कोई बीआरपी एबीआरसी हो या कोई स्कूल लेवल का कोई टीचर हो, तो जिस टीम के साथ में आप पीटी का काम करते हो उस टीम को आपको फुल्ली अवेयर रखना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 जो मीटिंग्स अभी हुई हैं, फ्राइडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों मीटिंग का ओरिएंटेशन का जो सेशन आप लोगों ने अटेंड किया है उसको आप फॉलो अप के रूप में उसको दिखा के, और इमिडिएटली स्टार्टिंग फ्रॉम जो नेक्स्ट वर्किंग डे आ रहा है 27th को आप सिर्फ छोड़ दो, क्योंकि 27th सिर्फ एक बीच में वर्किंग डे, आप 30th से शुरू करके 30, 31 इन तीनों दिनों के अंदर, दोनों दिनों में वो तीनों मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज कर लो। 27 भी कर सकते हो, 27, 30 और 31। और जनवरी की जो आपकी एक्टिविटीज आएंगी उसके अंदर ये जो आप फॉलो अप मीटिंग की है अपनी डाइट के अंदर अपनी बाकी की टीम के साथ, उनको भी सेम पेज पे लाने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ से मिली है उसको आपको उनके सामने जो है वो रिपीट करना है, प्रेजेंट करना है, जिससे कि आप उन सभी कामों के अंदर अपनी टीम को जोड़ सके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। आज हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो आज शाम तक भेज दें। 27 से पहले, मतलब आपको परसों वर्किंग डे से पहले वो अवेलेबल होंगे परसों तक, और उसके बेसिस पे आप अपनी ये तीनों फॉलोअप मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज करें। इस मीटिंग को सिर्फ जो अटेंड कर रहा है वो अपने तक ना रखे,
क्योंकि टीम जो काम कर रही है वो जरूर उनको काम असाइन होना चाहिए। हमारे लेटर में भी जो है असाइंड रोल जाएंगे सबके लिए, और जो फॉलोअप प्लान है वो फरवरी में आप उसके ऊपर काम करोगे। थैंक यू।